हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी प्राइम। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू ऑप्शनल सीरीज और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशलॉजी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशलॉजी ऑप्शनल वीडियो लेक्चर सीरीज। अब यहाँ पर सिंस मेरा ऑप्शनल सोशलॉजी है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मेरे जो भी नोट्स हैं आई जस्ट ट्राई टू कवर ऑल दिस थिंग्स। इसी के साथ में अगर आपके भी कोई सजेशन है या कोई रिसोर्सेज है जो कि आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, प्लीज़ रिकमेंड मी सो दैट हम लोग एक पूरा एक प्रॉपर सीरीज हमारी ऑप्शनल की यहाँ पर तैयार हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या क्या रिसोर्सेज मैं फॉलो कर रही हूँ। सो आई एम फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज। मेरे नोट्स मल्टीपल रिसोर्सेज से बने हुए हैं, जैसे कि इग्नू मैंने जो कि अपना एक रिसोर्स लिया है। इसी के साथ साथ हमारी जो दूसरी बुक्स होती हैं या जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि हार्लम्बस, राइट। इसी के साथ में मैंने गिडन्स को भी फॉलो करा है फॉर पेपर वन आई एम टॉकिंग, और इसमें ही कुछ अलग अलग बुक्स हमें फॉलो करनी होती है। तो मैंने वो अलग अलग बुक्स फॉलो करके अपने नोट्स बनाए हैं, प्लस मैंने टॉपर्स नोट्स को भी रेफ़र करा है बिकॉज काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके नोट्स से, वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ जिससे कि एक बहुत ही हॉलिस्टिक नोट्स कवरेज हो जाए हमारी। और साथ ही साथ में अगर कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि यू शुड रेफर, तो मैं आपको एट द पॉइंट बता दिया करूँगी। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से रेफ़र कर रही हूँ मेरे रिसोर्सेज जो कि मेरे नोट्स में होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हाउ ऑफन आई एम गोइंग टू पोस्ट द वीडियोज़, कितने दिन में सीरीज़ ख़त्म होगी और कैसे क्या होगा। तो I would say that on the regular basis I'm not going to put the videos. After every alternate day or second alternate day you will get videos in the break of 2 days at least, okay. मैक्स टू मैक्स इट मे बी 3 एंड आई जस्ट ट्राई कि हर वीक कम से कम 3 वीडियोज़ हम लोग लाइव करें अपने चैनल पे। तो स्लोली स्लोली वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स। मे बी पॉसिबल कि कुछ टॉपिक्स के 2 पार्ट आए, कुछ टॉपिक्स का एक ही पार्ट हो, कुछ टॉपिक्स के 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है। आई कैन नॉट कमिट कि हम लोग 1 मंथ में या 2 मंथ में या 3 मंथ में कवर कर लेंगे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर कि हमारा प्रीलिम्स के पहले तक हो जाए, ताकि हमारे पास मेंस के समय तक हमारे पास में ये सारी चीज़ें एक वीडियो पे पूरी एक वीडियो सीरीज हो पूरी, जिससे कि हम रिवाइज कर सकें और हमारा फोकस आंसर राइटिंग पे कर सकें। आई एम स्टार्टिंग विथ पेपर वन। यस, आई एम टेलिंग यू पेपर वन से मैं स्टार्ट क्यों कर रही हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम लोग, क्या होता है ना कि सबके अलग अलग वे होते हैं। लाइक few people started from paper 2, few started from random topics, like some suggested topics, but I'm starting from the paper 1 topic 1 because एक बोलते हैं ना कि एक ब्रीफ मिल जाता है आपको सब्जेक्ट के बारे में, आपको उसकी हिस्ट्री मिल जाती है, बैकग्राउंड मिल जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस। और उसी वे में मैं चलूँगी, सारे टॉपिक्स के साथ में ही चलूँगी, नथिंग लेस और नथिंग मोर आई एम गोइंग टू डू, कुछ अलग से नहीं करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है, हम देखते हैं नाउ लेट्स सी कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं और आज सबसे पहला टॉपिक हम क्या उठाने वाले हैं। तो टॉपिक जो है हम सिलेबस वाइज उठा रहे हैं। तो पेपर वन का पहला टॉपिक है सोशलॉजी द डिसिप्लिन, जिसमें 3 सब टॉपिक्स हैं, दैट इज द मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी। टॉपिक बी है हमारा स्कोप ऑफ सब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेज, एंड टॉपिक सी है सोशलॉजी इन कॉमन सेंस। ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे इसके अंदर, और आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक ए के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब हम समझने वाले हैं कि सोशलॉजी किस तरह से इमर्ज हुआ था, क्या क्या चेंजेस थे वहाँ पर, और मॉडर्निटी और सोशलॉजी के बीच में क्या रिलेशन है। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक ए से स्टार्ट करते हैं। अब जब हम चाह रहे हैं कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि सोशलॉजी क्या है, थोड़ा सा खुद को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्टे, दैट इज वन सोशलॉजिस्ट, लाइक वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सोशलॉजी वर्ड को यूज़ किया था, ओके। तो सोशलॉजी के हम समझते हैं सोशलॉजी 2 वर्ड से बना है, सोशियस एंड लोगस। सोशियस जो कि एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है विच मीन्स एसोसिएशन, एंड ग्रीक वर्ड लोगस विच मीन्स थ्योरी। तो इन सोशलॉजी इन जनरल दैट इज अ स्टडी ऑफ द पीपल, लोग कैसे रहते हैं सोसाइटी में, ओके। और सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशन है, एज इंस्टीट्यूशन कैसे उनके बीच में एक रिलेशन है, तो उसकी साइंटिफिक स्टडी करना इज द सोशलॉजी। दिस इज ऑफ द सोशल व्हाट द सोशलॉजी इज। अब बात करते हैं हम लोग मॉडर्निटी एंड द सोशल चेंजेस इन द यूरोप। दिस इज वन थिंग। अब ये हम यूरोप के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से सोशलॉजी का बर्थ हुआ है।
तो कैसे सोशलॉजी इमर्ज हुई, क्या रिक्वायरमेंट थी, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पर मैं इसे स्टार्ट करना चाहूँगी एक स्टोरी के साथ में। ओके, सो लेट्स सी दैट व्हाट द स्टोरी इज। ओके, ये बात है यूरोप की। अब यूरोप में ऐसा क्या हुआ था, या क्या चेंजेस या क्या सिचुएशंस थी। सो बेसिकली यूरोप में अर्लियर सिचुएशन वाज नॉर्मल, क्वाइट गुड, ओके, हैप्पी पीपल, all were like okay. But slowly when they started acquiring each other's place, okay, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका पावर बढ़ रहा है, आपका एम्पायर इंक्रीज हो रहा है, तो एक कंपटीशन की सिचुएशन आई। ओके, नाउ हर कोई दूसरे एरिया को एक्वायर करना चाह रहा था और पावरफुल बनना चाह रहा था। तो यहाँ से स्टैब्लिश्ड हुआ फैमिली और किनशिप वाला काम। अब ये सब चीजें चल रही थी, तो धीरे धीरे मोनार्की भी देखने को मिली। अब ये सब चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन इससे क्या हुआ, नए सोशल एविल्स ने बर्थ लिया। कुछ सोशल एविल्स जो है सोसाइटी में आए। अब क्या हुआ, जब ये सब सिचुएशन चल रही थी, तो यूरोप में 5th सेंचुरी के अराउंड जो पीरियड था, वो पीरियड बहुत ही वर्स्ट पीरियड था, क्योंकि ना तो कोई आइडियाज थे, ना कोई इनोवेशन था, ना कोई डेवलपमेंट था। दे वर ऑल बिलीवर्स ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। अब ये जो एज थी, इस एज को नाम दिया गया डार्क एज। रोमन एम्पायर पूरी तरह से फेल हो चुका था और सिचुएशन काफी बुरी थी यहाँ पर। अब जब ये सिचुएशन आई, तो डेफिनेटली कुछ जब लोगों को लगा, दे फेल्ट दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सो दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन न्यू आइडियाज। अब जब दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन न्यू आइडियाज, तो इट मीन्स दैट दे आर हैविंग बीइंग मॉडर्न। मॉडर्न हो रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि अगर हम कोई अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं और कुछ अपने मन से करते, तो लोग बोल देते हैं कि भैया तुम ज़्यादा मॉडर्न ना बनो। तो दिस इज द सेम थिंग, दे स्टार्टेड टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल आइडियाज आने लगे, लोगों में इनोवेशंस आने लगे। तो रेनेसा पीरियड की स्टार्टिंग हुई यहाँ से। ओके, अराउंड 15th सेंचुरी आपको रेनेसा पीरियड देखने को मिला। अब क्या हुआ कि जब रेनेसा पीरियड आया, तो मॉडर्नाइजेशन ने चैलेंज करा जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग है, जो ओल्ड वेज है ट्रेडिशन के, उनको चैलेंज करा। और यहाँ से जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ओके, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नए वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हुए। उन्होंने चैलेंज करा ओल्ड थिंकिंग्स को, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस आए। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द होल जस्ट ऑफ द सिचुएशन। अब ये बात है आपकी, जस्ट अ मिनट। ओके, तो जैसा कि हमने बात करी अभी कि कुछ ऐसे इवेंट्स थे यूरोप में जिसकी वजह से मॉडर्निटी को बर्थ मिला। जैसे कि डार्क एज हमने देखी, उसके बाद में धीरे धीरे मॉडर्निटी जब आपके आई, तो इसने वहाँ की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट करा। नए आइडियाज़ आए जिसने कि पुराने आइडियाज़ को चैलेंज करा। अब वहीं एक सोशलॉजिस्ट जॉन हैरिस, उन्होंने कहा कि सोशलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हुई, जो कि एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स था मॉडर्निटी का, जिसने कि सोशल प्रॉब्लम्स, राइट, जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को जिसने चैलेंज किया था। इसी के साथ साथ जब ये सब चीज़ें चल ही रही थी, मॉडर्नाइजेशन हमने देखने को मिला, तो वहाँ पर साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस आए। लोगों ने हर चीज़ के पीछे क्रिटिसिज्म दिया, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीजन जानना चाहा, लॉजिक जानना चाहा, और यहाँ से रेनेसा पीरियड की शुरुआत हुई। इसने एक नए पीरियड को जन्म दिया, दैट इज द इनलाइटमेंट पीरियड। ओके, अब यहाँ पे क्या था कि जो रूट था वो वहाँ की सोशल कंडीशंस थी, जो इसके पीछे आइडिया था वो वहाँ के जिस तरह से लोग रह रहे थे उनकी सिचुएशन पर बेस्ड था। अर्ली सोशलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्या करा कि उनके जो आइडियाज थे वो मिक्स थे, कि जो इनलाइटमेंट है और काउंटर इनलाइटमेंट आइडियाज का मिक्स था अर्ली सोशलॉजी।
अब ये जो सोशलॉजी आया, इसने काफ़ी सारे जो आप पीरियड देख रहे हैं यूरोपियन हिस्ट्री का जहाँ पर चेंजेस हुए, राइट, उसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, एंड फाइनली आपको सोशलॉजी देखने को मिला। कैसे ये चीज़ें हुई हैं, क्या यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1450 का पीरियड। ओके, जस्ट अ मिनट, ये एक पीरियड है 1450 का। ओके, तो हम बात कर रहे थे यूरोप के बारे में। अब यूरोप में इनलाइटनमेंट पीरियड के बारे में बात करी तो उसकी वजह से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस हुए सोसाइटी में, और इन चेंजेस की वजह से जो वे है उसकी इन चेंजेस की वजह से काफ़ी सारे यहाँ पर सोशल जो आपकी सोसाइटी है उसमें भी चेंज देखने को मिले। जैसे कि जो न्यू यूरोप है उसमें 2 रिवॉल्यूशंस हुए, फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने इन रिवॉल्यूशंस को बर्थ दिया था। जैसे कि क्लासेस जो है, नई क्लासेस यहाँ पर देखने को मिली, रिलीजन आपको हटा दिया गया, रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ओके, तो ये सारे सिचुएशंस हुई। लेकिन इससे पहले जो सिचुएशंस थी वो कैसी थी कि यहाँ पर लैंड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था। हम अगर ओल्ड यूरोप और न्यू यूरोप के बारे में बात करें, दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि कैसे यहाँ पर चेंजेस आए। ओल्ड यूरोप में लैंड एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता था, और इसी वजह से यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स, ओके, होते थे जो, और दूसरा ये कि पीजेंट्स जो है जो कि वहाँ लैंड पर काम करते थे। इसी के साथ में फैमिली और किनशिप काफ़ी ज़्यादा हाइप पर थी, राइट, और इसी वजह से मोनार्की को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, किंग को सुपीरियर माना जाने लगा था, किंग बिकेम सुपीरियर। अब यही नहीं, यहाँ पर रिलीजन भी एक नया फॉर्म लेकर आया जिस वजह से रिलीजियस हेड को इम्पोर्टेंस देने लगी, और ही इज द सोल डिसाइडर ऑफ व्हाट इज अ मॉरल एंड व्हाट नॉट। ओके, तो इस तरह से रिलीजन की इम्पोर्टेंस भी बढ़ी। लेकिन न्यू यूरोप में क्या हुआ, न्यू यूरोप में जब आपने देखा रेनेसा पीरियड आया, एनलाइटन पीरियड आया, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो ओल्ड क्लासेस थी उनको हटाया गया, न्यू क्लासेस इमर्ज हुई। इसी के साथ साथ में हायरार्की को हटाया, सॉरी मोनार्की को हटाया। वाई? बिकॉज यहाँ पर फैमिली और किनशिप नहीं चल रही थी, यहाँ पर चाहिए न्यू आइडियोलॉजीज। ओके, एंड दैट इज हाउ देयर बिकम्स दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का स्टैब्लिशमेंट हुआ, डेमोक्रेसी आई यहाँ पर। ओके, रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, और साथ ही साथ में सोसाइटी में चेंज आया तो वुमेन की पोजीशन को भी इम्प्रूव किया गया। तो ये थे ओल्ड यूरोप और न्यू यूरोप के बीच में चेंजेस। अब जब ये न्यू यूरोप आया तो इसने मॉडर्निटी को बर्थ दिया। दिस ऑल बिकम्स दी अंडर दी मॉडर्निटी, और इसने जो ओल्ड यूरोपियन आइडियाज थे, जो ट्रेडिशन था, इसको चैलेंज किया। ओके, एंड दिस इज हाउ द होल सिचुएशन स्टार्टेड अराइजिंग। अब क्या हुआ, जब आप ये सारी चीजें देख रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दिखाऊंगी जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि होल सिचुएशन कैसी ये सिचुएशन रही। ओके, उस डायग्राम को हम सबसे लास्ट में देखेंगे, बट बिफोर दैट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो इवेंट्स थे वो कहाँ से शुरू हुए। तो ये कमर्शियल रिवॉल्यूशन से शुरू हुए, जो कि आप देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स जो 1450 से लेकर 1800 के बीच में होते रहे। इस समय मोनार्की की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, मोनार्की काफ़ी टॉप पर था, राइट, चर्च डिक्लाइन होने लगे थे, मिडिल क्लास की जो है राइज करने लगा था, इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक चेंज होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग शिफ्ट कर रहे थे नए डायनेमिक वर्ल्ड की तरफ, ट्रेड और कॉमर्स को एक्सपांड किया जाने लगा। अब यहाँ पर क्या था कि पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड एंड इंग्लैंड, ये 4 यूरोपियन कंट्रीज थी जो खुद एक्सपांड करना चाह रही थी। एंड उस वजह से क्या हुआ कि पोर्टुगल और स्पेन ने उतना ज़्यादा एक्सपांशन नहीं करा। हालांकि उस समय आपने देखा कि पोर्टुगीज काफ़ी अच्छे नेविगेटर्स थे, तो दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द सी रूट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इन्होंने क्या करा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना एक्सपांशन करना चाहा। लेकिन उसके बाद में हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, ये 3 ऐसी कंट्रीज थे जिन्होंने खुद को इतना ज़्यादा डोमिनेट करा कि इन्होंने वर्ल्ड और यूरोप दोनों जगहों को डोमिनेट करा इन तीनों कंट्रीज ने।
इसी के साथ साथ बैंकिंग में एक्सपांशन हुआ, चेक इन्वेंट हुआ, पेपर मनी आपको देखने को मिली, कंपनीज का रेगुलेशन देखने को मिला, मिडिल क्लास भी अब राइज होने लगी इकोनॉमिक पावर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे रिवॉल्यूशंस आपको देखने को मिले, जैसे जैसे आपको इनलाइटनमेंट पीरियड देखने को मिला। अब बात ये हुई कि जो कमर्शियल रिवॉल्यूशन है और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में हर एक चीज को क्वेश्चन किया गया, पेंटिंग्स, बीट पेंटिंग्स, वॉट एवर द थ्योरीज, जो भी आपका विजुअल आर्ट्स है, इन सबको क्वेश्चन किया जाने लगा, इन सबके पीछे के रीजंस जाने लगे। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और राइट, दिस कमर्शियल रिवॉल्यूशन एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाइक न्यू आउटलुक डेवलप करा, और दे क्रिस्टलाइज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और फाइनली हमारा सोशलॉजी का बर्थ हुआ। ओके, अब हम समझते हैं कि ये सारे चेंजेस जो है यूरोप में ही क्यों हो रहे थे, व्हाट वाज द रीजंस, व्हाट वर द रीजंस। ओके, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। सो जो सोशल चेंजेस आपको यूरोप में देखने को मिल रहे थे, इसके पीछे के कुछ रीजंस थे। जैसे कि हमने देखा कि जो ट्रेडिशंस थे, ओल्ड ट्रेडिशंस, लैंड, फ्यूडल लॉर्ड्स, क्लास डिमार्केशन, रिलीजन, फैमिली एंड किनशिप, मोनार्की, इस वजह से क्या हो रहा था ना कि बहुत सारे सोसाइटल चेंजेस हो रहे थे, दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। सोसाइटी में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हो गए थे, इस वजह से पीस नहीं था। अब यहाँ शुरुआत होती है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, राइट, जो रिवॉल्यूशंस हुए न्यू यूरोप के अंदर, वो दो रिवॉल्यूशंस थे, वन इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अनदर वन इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझते हैं, देन वी विल मूव टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और फिर समझेंगे कैसे सोशलॉजी इमर्ज हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने से पहले हमें समझना होगा वहाँ की सोसाइटी को। ओके, कि वहाँ सोसाइटी कैसी थी और किस तरह का डिमार्केशन था, उसे हमें देखना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं सोसाइटी। वहाँ की सोसाइटी को तीन क्लासेस में या तीन फ्यूडल स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। ओके, दिस आर, one is the first state, that is the clergy. Second is the second state, that is the nobility. And third one is the third state, that is the commoners. ये वहाँ की तीन फ्यूडल स्टेट्स थी। क्लर्जी कौन होते थे? क्लर्जी वो स्टेट होती थी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द स्टेट। सो स्टेट इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे जो सोसाइटीज हैं उनके बीच में स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता था, और हर कोई एक दूसरे के स्टेटस, उनके प्रिविलेजेस और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस उनको स्टेट में मिले हैं, उनसे इनको डिस्टिंग्विश किया जाता था। क्लर्जी के बारे में बात करें तो क्लर्जी जो कि फर्स्ट स्टेट में आते हैं, ये बेसिकली हायर क्लर्जीज होते थे, राइट, जिनमें कि आपको कार्डिनल, आर्क बिशप, बिशप्स, अबॉट्स, ये सब देखने को मिलेंगे। इनकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस होती थी और ये रिलीजन्स को उतना अटेंशन नहीं देते थे, राइट, और कुछ तो जो पॉलिटिक्स है उसको ही अपना रिलीजन मानते थे। इनका मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, वेस्टफुल एक्टिविटीज में ही जाता था, राइट। तो ये हो गया हमारा अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, राइट, फर्स्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी। अब जो नोबिलिटी है, नोबल्स जो है वो भी दो टाइप के होते थे। एक होते थे आपके नोबल ऑफ स्वार्ड्स और दूसरे होते थे नोबल ऑफ रो। ये दो टाइप के होते थे। अब नोबल ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे। बेसिकली इनका काम था कि जो पीपल है उनको प्रोटेक्ट करना, बट रियलिटी में वो ऐसे नहीं होते थे। ये लाइफ ऑफ पैरासाइट लीव कर रहे थे। ओके, इनको बस लाइक दे जस्ट वांटेड टू कि हम काम कर रहे हैं, बट दे डोंट डू एनीथिंग। ओके, दे जस्ट डोंट लाइक टू वर्क एनीथिंग। और इसीलिए ये क्या है, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के जमींदार, जो हमारे मिडेवल पीरियड में जो जमींदार होते थे उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। नोबल ऑफ रोप क्या होते थे? ये ऐसे नोबल्स जो कि बाय बर्थ जो है इनका टाइटल नहीं होता था, राइट, ये मजिस्ट्रेट होते थे, जजेस हो सकते थे, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव और लिबरल्स भी होते थे, जो कि जो थर्ड स्टेट के सिटीजन है वो यहाँ पर आए हों, राइट, उनकी पोजीशन में उन लोगों ने अपना आपको इतना यहाँ तक लेकर आए हैं। और थर्ड स्टेट जिसके अंदर बची हुई सोसाइटी, जो कॉमन पीपल है, वो लोग आते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं पीजेंट्स आ गए आपके, ओके, उसके साथ में मर्चेंट्स, आर्टिशंस, ये सब आते हैं आपके कॉमनर्स के अंदर। तो इनका सबसे मतलब दे वर वेरी डोमिनेंट सोसाइटी थी। यहाँ पर ये पूरा दिन काम करते थे, पूरी रात काम करते थे, इनके पास इनको बहुत टैक्स देना होता था। ये फूड तो प्रोड्यूस करते थे, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर फीडिंग डिमांड, राइट। तो इनके पास कोई पावर्स भी नहीं होती थी। ओके,
और दिस इज हाउ द सोसाइटी का यहाँ पर सिचुएशन थी। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना तो पीजेंट्स की सबसे बुरी हालत थी। इसके अलावा जो दूसरे मिडिल क्लास है, जैसे कि आप दूसरे मिडिल क्लास पीपल है, उन लोगों की यहाँ पर काफ़ी ऐसी सिचुएशन थी, बट पीजेंट्स की नहीं थी। तो जो मिडिल क्लास थे वो भी राइज कर रहे थे, ओके, वो भी रिच हो रहे थे, सिक्योर हो रहे थे, बट दे आर स्टिल इन द पुअर सिचुएशन। उनकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पॉलिटिकल एस्पेक्ट की फ्रेंच सोसाइटी की, तो जो किंग ऑफ वर्बन है उन्होंने फ्रांस को रूल करा था, उनकी डायनेस्टी ने रूल करा था फ्रांस को। और अगर हम यहाँ बात करें तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पर आए थे, ओके। और इसी के बाद हम मूव करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे। तो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी पूरे जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बर्थ यहाँ से होता है। बेसिकली किंग जो थे, ओके, उस समय फ्रांस के जो किंग थे वो थे लुई 14। ओके, ही फॉट वेरी कॉस्टली वॉर्स, और उसमें क्या हुआ ना कि ही डाइड इन 1715। और इस वजह से पूरी जो कंट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा डेट हो गया, रून हो गई, पैसा ही नहीं बचा। इतनी वॉर उन्होंने मतलब करी थी। अब अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए नेक्स्ट जो हायर थे उनके, दैट इज द लुई 15। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बैंकर से डेट लेना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी सिचुएशन को सुधार सके। बट स्टिल व्हाट हैपेंड कि उनकी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो रखी थी, और इनकी वाइफ जो है वो काफ़ी लग्जरी लाइफ जीने में बिलीव करती थी, इनके एक्सपेंसेस कम नहीं हो रहे थे। अब ये सिचुएशन तो आपके फ्रांस की चल रही थी अभी। अब बात आती है कि दूसरे जो किंग थे, दैट इज लाइक इनके बाद जो किंग आया, दैट इज द लुई 16। ओके, इन्होंने भी यही करा। अब इनको क्या करना था, इनके पास तो ऑलरेडी डेट, इतना सारा डेट था, बैंकरप्ट गवर्नमेंट थी, सुधारना था सिचुएशन। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना टैक्स लिया जाए, ओके, टैक्स के थ्रू पैसा कलेक्ट किया जाए। किसी का भी सोशल स्टेटस कुछ भी हो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया गया जिससे कि ये टैक्स कलेक्ट कर सके, बट सिचुएशन फिर भी वो संभाल ना सके। तो उनको लास्ट जो अपना मिला, जिससे कि सॉल्यूशन मिला, वो मिला स्टेट जनरल। कि ये अगर स्टेट जनरल के पास जाएंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे, तो दे विल फाइंड समथिंग, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बैंकरप्ट गवर्नमेंट थी और उसमें भी इन्होंने अमेरिका को पैसे दे दिए थे जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो उनकी हेल्प कर दी थी। अब तो पैसा बचा ही नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि ये बॉडी ही उन्हें ऐसी लगी कि जो कि उनकी हेल्प कर सकती है। तो स्टेट जनरल जो है ये लोग मिले, ओके, इन्होंने मीटिंग रखी। बट थर्ड स्टेट जो है, यहाँ पर 3 स्टेट थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये लोग नहीं चाहते थे, ये 2 स्टेट्स नहीं चाहती थी कि थर्ड स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करे इस मीटिंग में। और थर्ड स्टेट का कहना था कि सारे स्टेट्स मिल करके उस असेंबली में वोट करें, एज अ वन असेंबली वोट करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्लैश हो गया, ये दोनों नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं उसमें पार्ट बनना, और क्योंकि ये चाहते थे कि पूरी एक असेंबली बन के जाए वहां पर। अब इस तरह के रिफ्यूजल की वजह से थर्ड स्टेट काफी बुरी तरह से हर्ट हुई, ओके। अब इस हर्ट की वजह से दे डिसाइडेड कि नाउ दे वांटेड टू डू समथिंग। इसीलिए इन्होंने खुद ने अपनी असेंबली बनाई जिसका नाम रखा नेशनल असेंबली, ओके। दे डिसाइडेड कि हमें अपनी असेंबली बनानी है। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक मीटिंग रखी एक हॉल में जो कि वर्सली में है, ओके, पेरिस के पास में। एंड उस असेंबली को लीड करा बैले ने। उसी के साथ में जो एक और मीटिंग हुई जो कि टेनिस कोर्ट में हुई थी इन लोगों की, ओके। यहाँ पर टेनिस कोर्ट में हुई और उन्होंने ओथ ली कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे फ्रांस के लिए। दे नीड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दी फ्रांस। और इस ओथ को बोला गया ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, क्योंकि टेनिस कोर्ट में हुआ था ये इवेंट, ओके। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। समझ रहे हैं आप, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का तो आपने पढ़ा ही होगा। अब क्या हुआ, ये सब चीजें तो हो ही रही थी, चल ही रही थी, लेकिन ये सारे इवेंट्स तो हो ही रहे थे। बट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसने कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्पार्क दिया। हुआ ये कि 14 जुलाई 1789 को
किंग ने ऑर्डर दिया कि वो जाकर के पूरे स्टेट की एक तरह से मुआयना करे कि किस तरह से वो स्टेट वर्क कर रही है। एंड उसमें क्या हुआ कि जब आर्मी या सोल्जर्स आए तो वहाँ के लोगों को लगा कि दे आर कमिंग टू अटैक देम। तो खुद को बचाने के लिए इन्होंने सोचा कि हमारे पास आर्म्स तो है ही नहीं, राइट, एंड दे आर उनके पास सारे आर्म्स हैं एंड इनके पास कोई भी आर्म नहीं है। तो इन्होंने क्या करा कि आर्म्स कलेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पे अटैक करा। इन्होंने सोचा कि वहां से ये लोग आर्म्स कलेक्ट कर लेंगे और अपने आप को उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। अब एक ग्रुप जो है वो गया बेस्टाइल फोर्ट की तरफ। ओके, अब ये जो बेस्टाइल फोर्ट है, इस फोर्ट के लिए यहाँ के लोगों के बहुत अच्छी विचार नहीं थे और इसीलिए इन्होंने इस बेस्टाइल फोर्ट पर अटैक करा और वहां पे जो प्रिजन्स थे उनको रिलीज कर दिया। ओके, अब साथ ही साथ ये सारे जो सिचुएशंस चल रही थी इसने काफी ज्यादा स्पार्क दिया जो यहाँ के लोग थे उन्हें, और इन्हें मोटिवेट करा कि नाउ दे कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके, बिकॉज दे वांट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस एंड दिस इज हाउ द होल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। इसके बाद बात आती है हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ये तो था पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। अब इकोनॉमिकली भी यहाँ चेंजेस हो रहे थे बहुत सारे। ओके, इकोनॉमिक फ्रंट पे देखा जाए तो न्यू वर्ल्ड में हमने देखा कि हम लोग शिफ्ट हो गए कमर्शियल रिवॉल्यूशन के समय। हमने देखा कि काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, हम लोग शिफ्ट हुए हैं पुराने ट्रेडिशन से न्यू ट्रेडिशन की तरफ, न्यू बिजनेस की तरफ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में कई सारे न्यू टूल्स और टेक्निक्स भी इन्वेंट हुए। न्यू क्लास ऑफ जो आपके मर्चेंट्स है वो भी दिखे, जैसे कैपिटलिस्ट आए आपको देखने में, राइट। उसके साथ में यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका बिजनेस है वो एक्सपांड हो रहा है, आप जो वर्क कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री है वो एक्सपांड हो रही है। पहले ये इंडस्ट्रीज क्या होती थी, ये डोमेस्टिक होती थी, बट नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड। इसी के साथ में जो होम बेस्ड इंडस्ट्रीज थी उनको उन्होंने भी एक्सपांड करा खुद को एंड नाउ दे बिकम इंडस्ट्री बेस्ड और फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये हमने देखा कि, और इसी के साथ में बैंक्स में भी काफी सारे चेंजेस आए। तो इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस आए और इन चेंजेस ने सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला। हाउ दे इम्पैक्टेड सोसाइटी, इसके लिए नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन डायग्राम। ओके, अब उस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि क्या पूरी स्टोरी रही है। सो लुक इनटू दिस पर्टिकुलर डायग्राम कि कैसे जो चेंजेस हो रहे थे उन्होंने सोसाइटी को, सोशलॉजी को बर्थ दिया। सी, हमने बात करी सबसे पहले डार्क एज के बारे में कि किस तरह से यूरोप में डार्क एज थी, क्या सिचुएशंस वहाँ पे प्रिवेलिंग सिचुएशंस थी जिसकी वजह से मॉडर्निटी का जन्म हुआ। अब मॉडर्निटी जब यहाँ पर आई तो उस वजह से उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे या उसके कुछ फॉलोआउट्स भी थे जिन्होंने अफेक्ट करा। अब वो अफेक्ट कहाँ देखने को मिले, वो इफेक्ट्स कहाँ देखने को मिले, हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे और पॉलिटिक्स, राइट, पॉलिटिक्स में। अब यहाँ पर सोशल चेंजेस हुए, राइट। अगर मॉडर्निटी आई, यहाँ पर हमने न्यू पीरियड देखा तो उसकी वजह से चेंजेस भी देखने को मिले। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो है राइज हुआ, मिडिल क्लास का राइज हुआ, सेक्युलरिज्म का राइज हुआ, अर्बनाइजेशन हमने देखने को मिला, और साथ ही साथ हमने बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने को मिले। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने देखने को मिला कि हम लोग किस तरह से मार्केट को एक्सपांड कर रहे हैं, बैंक्स एक्सपांड कर रहे हैं, नई क्लासेस इमर्ज हो रही है बिजनेस की, कैपिटलिज्म देखने को मिला, मार्केट फोर्सेस जो है वो इमर्ज हो रही हैं। ये सारे हमने इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले। वहीं हमने पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिले कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हमने डेमोक्रेसी की ओर अपना कदम रखा, लिबर्टी के लिए हम लोग आगे बढ़े, फ्रेटर्निटी हमें देखने को मिली। ये सारे चेंजेस हमें पॉलिटिकली देखने को मिले। अब चेंजेस तो देखने को मिले लेकिन इसके साथ न्यू चैलेंजेस भी इमर्ज हुए। सोशल चेंजेस की वजह से बहुत सारे सोशल चैलेंजेस भी देखने को मिले सोसाइटी में। जैसे कि जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी राइज पर है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, उनके पास पैसा आ रहा है, तो दे स्टार्टेड लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली का राइज हुआ। अब ये जब न्यूक्लियर फैमिली यहाँ पर बढ़ी तो पावर्टी डेफिनेटली नया फेस देखने को मिला पावर्टी का, क्योंकि अर्लियर फैमिलीज जो है वो बड़ी होती थी, धीरे धीरे करके न्यूक्लियर हो गई, राइट। छोटी फैमिलीज हो गई। टू सर्वाइव देमसेल्व्स एवरीवन हैज टू फाइंड देयर ब्रेड एंड बटर। इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिले, जैसे कि आप देख रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हमें देखने को मिले, जैसे कि न्यू क्राइम्स। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो क्राइम्स भी नए आए यहाँ पर, लोगों की लिविंग कंडीशन और पुअर हो गई,
वाई? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है, एवरीवन हैज टू सर्वाइव, एवरीवन हैज टू बी कॉम्पिटिटिव, पैसा चाहिए यहाँ पर, इफ यू वांटेड टू सर्वाइव हियर, इफ यू वांटेड टू बी इन द कंपटीशन। तो यहाँ पर लिविंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही। पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से नए चैलेंजेस भी आए कि कई सारे केओस और अनसर्टेनिटी आने लगी कि डेमोक्रेसी तो आ गई है लेकिन कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है डेमोक्रेसी का, उसके लिए कई सारे केओस हैं, अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, आपको लिबर्टी तो मिल गई है लेकिन आपके राइट्स भी अनसर्टेन नहीं है। ये सारे सोशल चैलेंजेस आए। अब हुआ ये कि जब ये सब चीज़ें आ रही थी, न्यू वर्ल्ड जब आया था, न्यू यूरोप जब आया था, तो जो सोशलॉजिस्ट है वो लोग, ये क्वेश्चन उनके मन में था कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। अगर सोशल चैलेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए, तो सोशल चैलेंजेस आए और इन चैलेंजेस को कैसे ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसी वजह से जो सोशलॉजिस्ट हैं, अर्ली सोशलॉजिस्ट, दे डिसाइडेड कि दे वांट दिस आंसर्स, और इसीलिए सोशलॉजी का इमर्जेंस हुआ। They wanted to study the society, they wanted to scientifically study the society and the relation with each other, right? इसके लिए उन्होंने दो कंटेक्स्ट निकाले, एक इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट था और एक साइंटिफिक कंटेक्स्ट में उन्होंने उसकी स्टडी की। तो दिस इज हाउ द सोशलॉजी इवॉल्व। ओके, सो राइट, वी हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, कैसे फ्यूडल स्टेट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी। देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1760 में इंग्लैंड में। अब इसके रिजल्ट्स क्या थे कि हमारे पास डेमोक्रेसी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी एग्जिस्टेंस में आई, ओल्ड क्लासेस ओवरथ्रो हुई, न्यू क्लासेस आई, रिलीजन को क्वेश्चन किया जाने लगा, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स देखी, वुमेन पोजीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई, डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंस में आई, अर्बन वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आया, होम बेस्ड प्रोडक्शन से हम फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन पे मूव करें। अब यहाँ पर ये जितने भी ओल्ड आइडियाज़ और न्यू आइडियाज़ थे, इसमें न्यू आइडियाज़ ने ओल्ड आइडियाज़ को चैलेंज करा, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इन्होंने लाइफ और सोसाइटी के सभी स्फीयर्स को अफेक्ट करा। और इन्हीं चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए सोशलॉजीज ने इस डिसिप्लिन का फाउंडेशन रखा, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं और इनके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, ये इसके पीछे कॉज क्या है। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस, एंड दैट इज व्हाई द होल थिंग हैपेंड, दिस सोशलॉजी इमर्ज्ड। अब यहाँ पर अगस्ट कॉम्टे ने एक नए सेट ऑफ थॉट्स का जो है एस्टेब्लिशमेंट करा और जिसे नाम दिया गया सोशलॉजी। ओके, एंड उसी के साथ में इसके बाद उनको फॉलो करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि दूसरे सोशलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे को फॉलो करा और सोशल इवोल्यूशन का आइडिया डेवलप करा, जो कि डार्विन की थ्योरी पर बेस्ड है और इसे नाम दिया गया सोशल डार्विनिज्म। फाइनली फ्रांस और यूरोप में एक सोशलॉजी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ, जो कि फर्स्ट डिपार्टमेंट है जिसे डर्किम ने स्टैब्लिश किया। तो दिस इज हाउ द सोशलॉजी इमर्ज्ड, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, उसके पीछे के कॉज क्या हैं। दैट इज वाई दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द सोशलॉजी। नाउ अगस्ट कॉम्टे ने यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी को 3 स्टेजेस में आइडेंटिफाई करा है। वन इज अ थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। थियोलॉजिकल, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग फिनोमिनास को रिलीजियस टर्म्स में एक्सप्लेन करा है। मेटाफिजिकल में जो फिनोमिनास है उन्हें फिलोसफिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करा है, और जो पॉजिटिविज्म है उसमें साइंटिफिक अप्रोच से सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज होल आइडिया अबाउट द इमर्जेंस ऑफ द सोशलॉजी। ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसके अंदर हमने देखा कैसे यहाँ पर सोशलॉजी इमर्ज हुआ, किस तरह से मॉडर्निटी ने एक बेस बनाया, और यूरोप में जो चेंजेस हुए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, उसने 2 नए रिवॉल्यूशंस को बर्थ दिया। उन 2 नए रिवॉल्यूशंस की वजह से हमने देखा कि सोशलॉजी को बर्थ मिला। ये थी पूरी होल स्टोरी। आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। नाउ देर इज़ वन थिंग मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग, तो आप लोग यहाँ पर इसी के साथ में आप मोहापात्रा सर्स के नोट्स को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे और इग्नू और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल था वो कंबाइन कर दिया है। तो आई डोंट फील सो कि इसके अलावा आपको और कोई रिक्वायरमेंट है, बिकॉज देर इज़ वन अनदर बुक जहाँ से मैंने इसका लिया है, ओके, रेफरेंस लिया है, वहाँ से भी इन्हें नोट्स तैयार करे हैं। तो मोहापात्रा सर के नोट्स अगर आप एक बार वो पढ़ लेंगे तो आपका एक काफ़ी अच्छा एडिशन हो जाएगा आपके नोट्स में इस टॉपिक में। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट योर आंसर based on this particular topic
और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूड करूँ प्रीवियस ईयर से, PYQ क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड करें और हम उसको डिस्कस करें, तो प्लीज़ कमेंट सो दैट वी विल डू ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो। ये इनोवेशन भी हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से मॉडर्निटी किस तरह से हमारा जो सोशलॉजी है उसका स्कोप क्या है और उसको दूसरे सोशल साइंसेस से कंपेयर किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है, नॉट अ बिग टॉपिक, जल्दी कवर हो जाएगा वो। तो वो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बट फॉर दैट आई वांट कि आप मैक्सिमम इस वीडियो को पहले वॉच करें, सो दैट आई गेट द कॉन्फिडेंस की मोटिवेशन दैट आई विल मेक मोर वीडियोज। सो फॉर नाउ दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई जस्ट होप दैट यू लाइक दिस सीरीज।